वंदे मातरम बच्चों। अभी पिछले वीडियो में हमने फ्यूल के सिद्धांत समझे थे। एक बात यहां पर विशेष तौर पर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है और टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। आज हम टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विषय में पढ़ेंगे और उनको पढ़ने के पहले हमें ये देखना है कि टेलर का प्रारंभिक जीवन काल कैसा रहा। टेलर जो है, इनका जन्म जो है 1856 में यूएसए फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ था। फ्रांस और जर्मनी में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी। आर्थिक परिस्थितियां भी कह लीजिए और आंखों से कम दिखाई देने के कारण ये मैट्रिक तक ही पढ़े। उसके बाद यूएसए में इन्होंने मिडवेल नाम की कंपनी में श्रमिक के रूप में काम करना शुरू किया। काम के प्रति इतने लगनशील थे और कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण पत्राचार माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और उसी कंपनी में मुख्य इंजीनियर के रूप में काम करने लगे और काफी लाभप्रद स्थिति में उन्होंने अपनी कंपनी को पहुंचाया। 20 वर्ष तक के उन्होंने उस कंपनी में काम किया। उसके बाद वहां से नौकरी छोड़कर उन्होंने विथलहैम नाम की एक कंपनी जो थी उसको ज्वाइन कर लिया और वहां पर उन्हें कार्य में थोड़ी काफी स्वतंत्रता मिली, तो नए नए वैज्ञानिक प्रयोग उनके द्वारा वहां पर किए गए और उनको इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया किस तरह से हम सिस्टम में परिवर्तन करके हमारी फैक्ट्री का उत्पादन अच्छी क्वालिटी में अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ये उनको वहां साबित करने का मौका मिला। उनके प्रमुख सिद्धांत जो है उनके विषय में हम पढ़ेंगे। हालांकि उनके भी 12 सिद्धांत हैं। उनको हम देखें तो पहला नंबर का सिद्धांत उन्होंने बताया है कार्यानुमान का सिद्धांत। टेलर यहां पर इस सिद्धांत में ये कहते हैं कि किसी भी कारखाने या फैक्ट्री या कंपनी में सर्वप्रथम कार्यों का अनुमान लगाना बहुत आवश्यक है। हमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, उत्पादन के दौरान क्या क्या परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों से हम किस तरह से निपटेंगे, ये सारे अनुमान पहले से लगा लेना चाहिए ताकि सफलता सुनिश्चित हो और प्रोडक्शन बढ़े। दूसरा सिद्धांत इनका प्रयोग का सिद्धांत आता है। ये बड़ा लंबा सिद्धांत है, कॉलेज में आपको पढ़ने को संभवतः मिलेगा। इसमें उन्होंने समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन के बारे में बात की है। उन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उन्होंने बिना श्रमिकों की जानकारी में आके एक ऐसे स्थान पर उन्होंने अपना जगह बनाई कि किसी भी श्रमिक को यह ज्ञात नहीं हुआ कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही। उनके पास स्टॉप वॉच था, उनके पास कैमरा था और वो ये समय अध्ययन में वो ये देखते थे कि कोई श्रमिक काम कर रहा है तो कितनी देर शारीरिक हरकत करता है और वो शारीरिक हरकत प्रोडक्शन के लिए कितनी होती है और फालतू की कितनी होती है, ये पता उन्होंने उसमें लगाया। गति अध्ययन में उन्होंने ये पता लगाया कि श्रमिक किस गति से काम कर रहे हैं, कि गति कम तो नहीं, ये पता लगाया। और थकान अध्ययन में उन्होंने ये पता लगाया कि लगातार कितने समय तक के श्रमिक कार्य करता है, तो उसके बाद
उसको थकावट आ जाती है, उसकी कार्य की गति कम हो जाती है, वहां पर रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ये भी उन्होंने, ये 3 बातें इसमें आती है प्रयोगों के सिद्धांत में, समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन। ये संक्षिप्त में बताया, काफी लंबा चौड़ा इनका सिद्धांत है। और अब हम इसमें देखें नियोजन का सिद्धांत उन्होंने बताया। नियोजन के सिद्धांत में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जैसे एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में अनेक विभाग होंगे, प्रोडक्शन विभाग अलग होगा, वित्त विभाग अलग होगा, प्रोडक्शन विभाग में केवल मशीनें चल रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा, वित्त विभाग में पैसों का हिसाब किताब रखा जा रहा है, लेखा विभाग में जितना भी लेन देन हो रहा है उसका लेखा, ऐसे अनेक विभाग हो सकते हैं। तो वो ये कहते थे कि हर विभाग में योजना बनी हुई होना चाहिए और वह योजना सूचना पटल में लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि हर श्रमिक को यह अच्छे से मालूम हो, ज्ञात हो कि उसे क्या कार्य और किस तरह से करना है। ये उन्होंने नियोजन के सिद्धांत में बताया। इसके बाद वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। साहब वो ये देखते थे, उन्होंने देखा भी, ये अपनी सर्विस के दौरान देखा कि कोई बहुत योग्य व्यक्ति है और उसको श्रमिक का काम मिला हुआ है, कोई अयोग्य व्यक्ति है तो वो सुपरवाइजर बना बैठा है। ये विसंगतियां उन्होंने अपने काम करने के दौरान देखी। तो उन्होंने यहां पर एक सिद्धांत बनाया कि वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत, कि किसी भी उपक्रम के अंदर में वैज्ञानिक तरीके से श्रमिकों का चयन होना चाहिए। साहब, श्रमिकों का चयन वैज्ञानिक तरीके से यदि होगा तो सही श्रमिक सही जगह पर काम पर लगेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण पर भी जोर दिया कि हमने चयन तो कर लिया है श्रमिकों का, लेकिन उन्हें हमें अपनी फैक्ट्री के लायक बनाने के लिए प्रशिक्षण भी देना चाहिए ताकि उनकी कार्य कुशलता बढ़े। इस तरह से उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत, कार्य के युक्तिपूर्ण विभाजन के सिद्धांत में टेलर यह कहते हैं कि किसी भी उपक्रम में, उपक्रम बार बार शब्द आएगा तो आप ये समझ के चलना, कारखाना, कंपनी, उपक्रम शब्द का उपयोग अपन करेंगे। तो किसी भी उपक्रम में कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन होना चाहिए। युक्तिपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि साहब, युक्ति का मतलब होता है योजना या विधि। तो यहां पर युक्तिपूर्ण विभाजन का मतलब यह हुआ कि भाई आप योजना बनाकर कार्य का विभाजन करिए और योग्यता अनुसार व्यक्ति को काम सौंपिए ताकि सही व्यक्ति सही कार्य को सही समय पर अधिक से अधिक उत्पादन देते हुए कर सके। ये सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट किया। इसके बाद उनका अगला सिद्धांत आता है प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत। इसको दूसरी पुस्तकों में विभेदात्मक मजदूरी के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकता है वो कि विभेदात्मक मजदूरी के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए या प्रेरणात्मक मजदूरी के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पर मतलब ये है कि भाई किसी भी उपक्रम में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनके स्टैंडर्ड के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत कार्य कुशलता से और कार्य क्षमता से अधिक काम कर रहा है उसका वेतन ज्यादा होना चाहिए। माने कहने का मतलब जो व्यक्ति दिमाग का काम कर रहा हो, जैसे उपक्रम का मैनेजर है, तो उसका वेतन अधिक होना चाहिए, श्रमिक का वेतन उससे कम होना चाहिए। ये उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट करते हुए बतलाया। और वो इस बात के समर्थक भी थे कि जो कार्य ज्यादा करे उसे ज्यादा मजदूरी दी जानी चाहिए, जो काम करे उसको कम मजदूरी दी जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अगला सिद्धांत बहुत सुंदर दिया है, आज भी जो है
पूरी दुनिया में इसको अपनाया जाता है। सामग्री का वैज्ञानिक चयन और प्रयोग का सिद्धांत। हमारे उपक्रम में जो कच्चा माल यूज किया जा रहा है, हमारे उपक्रम में जो मशीनें यूज की जा रही है, हमारे उपक्रम में जो उपकरण यूज किए जा रहे हैं, हमारे कारखाने में जो मजदूर यूज किए जा रहे हैं, इन सब का वैज्ञानिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप बेस्ट क्वालिटी का कच्चा मटेरियल रखेंगे, बेस्ट क्वालिटी की मशीनें रखेंगे, बेस्ट क्वालिटी के व्यक्ति मानव रखेंगे और बेस्ट तरीके से मैनेजमेंट देंगे। यहां पर उन्होंने ये बात स्पष्ट की। आधुनिक यंत्र और उपकरणों का सिद्धांत एक इनके द्वारा दिया गया। वे हमेशा इस बात के समर्थक थे कि कंपनी या उपक्रम का प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उत्पादक को वैज्ञानिक उपकरण और मशीनों की पद्धति अपनानी चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इसलिए मशीनों का आधुनिकीकरण पर उनके द्वारा बहुत अधिक जोर दिया गया। प्रमापीकरण के सिद्धांत जो उन्होंने बताया है, वो प्रमापीकरण के सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट करते हुए बतलाया। प्रमापीकरण का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। प्रमापीकरण का मतलब होता है स्टैंडर्ड निर्धारित करना। स्टैंडर्ड का भी मतलब क्या होता है, ये भी समझिए आप। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी है तो उसमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप लोग जैसे मोबाइल यूज करते हैं तो अनेकों कंपनियों के मोबाइल आते हैं, फिर आप एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन को ही महत्व क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो फोन की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, मेमोरी उसमें अच्छी है, स्टोरेज अच्छा है, गारंटी पीरियड अच्छा है और वो फोन जल्दी खराब नहीं होते। इसका मतलब उस मोबाइल कंपनी ने जो फोन का निर्माण किया है उसमें हर जगह उसने एक स्टैंडर्ड अपनाया हुआ है और इसी स्टैंडर्ड के कारण उस मोबाइल फोन की बिक्री ज्यादा होती है अन्य मोबाइल फोन की अपेक्षा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर टेलर यह बताना चाहते हैं कि हर जगह प्रमापीकरण यानी हर जगह स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारी कारखाने में यदि रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो स्टैंडर्ड का, मशीनें स्टैंडर्ड की, उपकरण स्टैंडर्ड की, काम करने की प्रणाली स्टैंडर्ड की, हिसाब किताब की प्रणाली स्टैंडर्ड की, ये तमाम बातें यदि होंगी तो उपक्रम को निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त होगा। 10वां नंबर आता है क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत। क्रियात्मक संगठन के सिद्धांत में उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए बतलाया कि देखिए साहब, किसी भी उपक्रम में यदि काम करने वाला समूह है तो उसमें अलग अलग नायक होना चाहिए। माने 20 मजदूर हैं तो उनका एक टोली नायक होना चाहिए, उसमें एक गति नायक होना चाहिए। गति नायक का मतलब वो स्पीड को मेंटेन करे पूरी मशीन के अंदर में, स्पीड कम ना होने दे, सबसे काम अच्छे से करवाए। एक निरीक्षक होना चाहिए, वो निरीक्षक जो है निरंतर निरीक्षण ही करता रहेगा कि प्रोडक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कम तो नहीं हो रहा है, ये भी जरूरी है। मरम्मत नायक की बात भी उन्होंने की कि जो मशीनें हैं उनमें कोई खराबी ना आए, लगातार उसकी मरम्मत ओवर आइलिंग होती रहे, परेशानी ना आए, इसके लिए एक व्यक्ति वो भी होना उसमें उन्होंने लिखा है। कार्यक्रम लिपिक के बारे में भी चर्चा उन्होंने की है कि प्रतिदिन कार्यक्रम बनना चाहिए। कौन व्यक्ति किस मशीन में कहां पे कैसे काम करेगा, कितना काम करेगा, ये पहले से निश्चित होना चाहिए। संकेत कार्ड लिपिक, ये संकेत कार्ड लिपिक देखिए डिटेल्स में जब अपन जाएंगे ना तो इसको हम आपको आगे चल के पढ़ने को पूरा मिलेगा, अभी आप इतना मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए। इसके बाद आदर्श लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत। देखिए
आपकी सफलता इस पर नहीं है कि आपके बहुत अच्छे मजदूर हैं, बहुत अच्छी मशीनें हैं, बहुत अच्छा कारखाना है, बहुत अच्छा उपक्रम है, इस पर निर्भर नहीं करती। निर्भर वो इस बात पर करती है कि आपकी लिखा पढ़ी कितनी अच्छी है। माने अकाउंटेंसी परफेक्ट होनी चाहिए किसी भी उपक्रम, क्योंकि तभी तो हमें उससे पता लगेगा कि हमको प्रोडक्शन में कास्ट कितनी आ रही है, हम माल कितने का बेच रहे हैं, हमारी बचत कितनी हो रही है। इन बातों का पता हम लेखा करेंगे तभी हमारे को पता लगेगा इन बातों का, हमें तो पता नहीं लगेगा। और इसमें मानसिक क्रांति का सिद्धांत उन्होंने दिया है, और भी सिद्धांत थे उनके, एक श्रम सहभागिता का भी सिद्धांत उन्होंने दिया, कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा आपको। यहाँ मानसिक क्रांति के सिद्धांत के बारे में बात करें तो वो ये कहते थे अपने मानसिक क्रांति के सिद्धांत में कि प्रबंधक वर्ग माने मालिक वर्ग और मजदूर काम करने वाला कर्मचारी वर्ग, इनके बीच में हमेशा मधुर संबंध होने चाहिए। जब मधुर संबंध होंगे तभी उस उपक्रम में प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा, अन्यथा वहां पर प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। इसी को उन्होंने मानसिक क्रांति के सिद्धांत के नाम से स्पष्ट किया। इस तरीके से हमने फ्यूल के सिद्धांत भी देखे यहाँ पर, और टेलर के सिद्धांत भी यहाँ पर देखे। इस चैप्टर में एक दो प्रश्न और बचते हैं, उन पर हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इन 10 वर्षों में समय और गति अध्ययन में अंतर पूछा गया था, तो हम उसको अलग से बात को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, वो भी बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। और वैज्ञानिक प्रबंध से क्या लाभ है। अब देखिए यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आधुनिक प्रबंध हो, टेलर का प्रबंध के सिद्धांत हो या फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत, दोनों तो हैं प्रबंध के ही सिद्धांत। और देखिए हम अपनी फैक्ट्री में या कारखाने में किसी के भी सिद्धांत लागू करें, सबका यही उद्देश्य था कि फैक्ट्री को ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन देके ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, हर किसी का प्रयास। तो यदि हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट के लिए 2 in 1 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। माने यदि आपको फ्यूल के सिद्धांत से होने वाले लाभ के बारे में पूछे तो वही लिख सकते हैं हम, टेलर हटा के फ्यूल लिख देंगे वहां पे, या फ्यूल हटा के टेलर लिख देंगे। लाभ तो दोनों में ही हुआ है। जैसे उत्पादन लागत में कमी, यदि हम सिद्धांत टेलर के अपनाएं या फ्यूल के अपनाएं, उत्पादन लागत कम होगा, और उत्पादन लागत कम होगा माने कहने का मतलब कास्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड किस्म, क्वालिटी में सुधार, दोनों में लागू होंगे, पॉइंट नोट करके रखेंगे आप। श्रम विभाजन के लाभ, यदि हम मशीनों का प्रयोग करके श्रम विभाजन कर दें तो उससे प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। कुल मिला के यहां पर यह निकलता है, तो श्रम विभाजन के लाभ। इसके बाद दिया हुआ है औद्योगिक शांति। देखिए कारखाना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा लाभ कमाएगा, तो श्रमिकों को भी अधिक से अधिक मजदूरी देगा, तो इससे औद्योगिक शांति आएगी। तो ये भी उसमें बताया गया है। और पूर्ण निरीक्षण, इससे निरीक्षण हमेशा होता रहेगा, और निरीक्षण होने से हमारा प्रोडक्शन में सुधार होगा। ऐसे 5 पॉइंट हमारे निकल के आते हैं, जो इधर भी लिख सकते हैं, फ्यूल केस में और टेलर केस में। तो आप पॉइंट में जो पढ़ा रहा हूं उन चीजों को आप नोट करिए, सुन करिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और मैंने इसके पहले भी आपको विनम्र आग्रह किया था कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। लंबे समय तक के यदि लॉकडाउन चला तो ये ऑनलाइन स्टडी जो है हमारी लंबे समय तक की चलेगी। और एक विशेष आग्रह सभी बच्चों से ये भी है कि आप ज्ञान दान में कंजूसी ना करें,
आपके जो इष्ट मित्र हैं जो दूसरी शालाओं में पढ़ते हैं या बाहर गांव में, कोई सिवनी में हो, कोई चौरई में हो, कोई जबलपुर में हो, कोई बैतूल बालाघाट में आपके परिचित निकलते हो और वो भी कॉमर्स विषय लेकर 12th पढ़ रहे हो, तो उन तक भी ये वीडियो आप पहुंचाइए, क्योंकि ये निःशुल्क ज्ञान दान हो रहा है। इसमें आप भी पुण्य के भागी बनेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। वंदे मातरम बच्चों, नमस्ते। अगली बार फिर हम मिलेंगे।